this story is set at the time of Second World War. It is a heart-rending portrayal of the conflict between man's head and heart. ये जो एनिमी चैप्टर है दैट इज़ रिटन बाय पर्ल एस बर्क. ये जो स्टोरी है ना सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की मतलब लिखी हुई स्टोरी है. और एन अमेरिकन सोल्जर इज़ वाश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ वेरी एमिनेंट जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर सडाओ होकी. इसमें जो अमेरिकन सोल्जर है वो मतलब ज़ख्मी हो गया था और वो डॉक्टर सडाओ के जो दरवाजे के पास मतलब गिर गया था आके ज़ख्मी होके. अब जो डॉक्टर सडाओ थे वो मतलब दो हिस्सों में मतलब बट गए थे. मतलब वो एक कश्मकश में थे भी. वो सोच रहे थे कि ये जो सोल्जर है वो एनिमी आर्मी का सोल्जर है. अब वो अगर एज अ डॉक्टर तो उन्हें उसे बचाना चाहिए, बट एज अ पेट्रियट मतलब अगर अपने देश के खिलाफ अगर वो जाएंगे एनिमी सोल्जर को बचा के तो वो भी ख़राब होगा. तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चॉइस टू डिसाइड वेदर वन शुड अलाउ वन सेल्फ टू बी गवर्न बाय द इमोशन और बाय द रीज़न. मतलब अब उनके लिए डिफ़िकल्ट चॉइस थी कि वो क्या वो इसको सोल्जर को बचाएं या फिर हायर अथॉरिटीज़ को मतलब बुलाकर इस सोल्जर को अरेस्ट करवा दें. तो अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कैसे उन्होंने ये एक हार्ड को डिसीजन लिया और क्या बना आगे सोल्जर का. अब हम बात करते हैं ऑथर के बारे में. तो जो ये ऑथर है पीटर एस बर्ग, इनका जो बर्थ हुआ 1892 में हुआ था और इन्होंने पुलिट्ज़र प्राइज़ इन 1932 उनको अपने नॉवल के लिए मिला था जिसका नाम था द गुड अर्थ. उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी लिया था लिटरेचर में 1938 में. और उसने अपनी कंटिन्यू की अपनी राइटिंग और उन्होंने चूजिंग चाइना एज अ सेटिंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ हर वर्क. उसने जो भी अपने वर्क लिखे उसमें चाइना को अपना सेटिंग में मतलब मेन पार्ट रखा. और ये जो थी बक वाज एक्टिव इन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एशियन अमेरिकन अगेंस्ट रेशियल इंटॉलरेंस बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस. मतलब जो इंटॉलरेंस थी रेशियल जो थी डिफरेंसेस थे उसके खिलाफ उसने अपने जितने भी वर्क है वो लिखे. तो शी इज़ वेरी एक्टिव ऑथर अबाउट रेशियल डिफरेंसेस. अब जो ये हम चैप्टर की बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो यूएस और जापान वार थी 1941, उसकी बैकग्राउंड ली गई है चैप्टर में. और इसमें जो जापानीज थे वो अमेरिकन के देवर सुपीरियर ओवर अमेरिकन से सुपीरियर थे वो इस वॉर में. तो ये जो बैकग्राउंड सेट की गई है वो जापानीज और अमेरिकन वॉर के टाइम की बैकग्राउंड जो है स्टोरी में सेटअप की गई है. अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में. सबसे पहले डॉक्टर सडाओ जो कि एक साइंटिस्ट थे, एक काइंड हार्टेड एंड जेनरस मैन थे, अ वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर थे. वो एक पैट्रियट थे मतलब देश भगत थे, एक लविंग केयरिंग एंड डिवोटेड फैमिली मैन थे. उनकी फैमिली को हमेशा प्रायोरिटी पे रखते थे. एक डेडिकेटेड सर्जन थे. डेडिकेटेड सर्जन क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक एनिमी जो सोल्जर था उसको भी उसकी जान बचाई थी उसकी सर्जरी करके. और एक वो कमिटेड टू हिज प्रोफेशन ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह कमिटेड थे. उनके फादर के बारे में बात करेंगे. डॉक्टर सडाओस फादर एक पैट्रियट बाय हार्ट, एक देशभगत थे. वो भी स्टर्न इन बिलीफ एंड इन हिज बिलीफ एंड लव्स हिज जापानीज़ वैल्यू. उसको अपनी जापानीज़ वैल्यू से उन्हें बहुत प्यार था. फ्यूचरिस्टिक थे, वो फ्यूचर के बारे में सोच के चलते थे. ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मैन थे. उन्हें अपने जो देश के ट्रेडिशन और वैल्यूज़ से बहुत ज़्यादा प्यार था. और अ वेरी क्वाइट मैन एंड वेरी सीरियस, नेवर जॉक्स नोर प्ले विद हिज सन. वो बहुत ही सीरियस मैन थे, वो बहुत शांत इंसान थे. वो कभी भी चुटकुले नहीं सुनाते थे, फालतू में हंसते नहीं थे. वो अपने बेटे के साथ भी कभी नहीं खेले उसके बचपन में. मतलब ही इज़ टोटली अ मैन ऑफ वैल्यू एंड ट्रेडिशन. वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है डॉक्टर सडाओ में वो एक अच्छा डॉक्टर बने, एक साइंटिस्ट बने. उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए फॉरेन कंट्री भेजा था. और वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है वो अपनी ही कास्ट की, अपने ही रिलीजन की लड़की से शादी करे, क्योंकि उन्हें अपनी वैल्यूज़ और ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा प्यार था. उसके बारे में बात करेंगे हना के बारे में. डॉक्टर सडाओस वाइफ जो कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी, डिग्निफाइड और ग्रेसफुल थी, सपोर्टिव थी और एक बैलेंस्ड वुमेन थी. सपोर्टिव जैसे उनके हस्बैंड ने अगर वो सोल्जर के ट्रीटमेंट के लिए या उसको बचाने के लिए उनसे बात की तो वो उसने अपने हस्बैंड को
सपोर्ट किया। बहुत अच्छी, रिस्पॉन्सिबल और एक बड़ी ही डिग्निफाइड और ग्रेसफुल वो लेडी थी। उसके बारे में बात करते हैं टॉम के बारे में, जो कि प्रिजनर ऑफ वॉर, अमेरिकन वॉन्डेड सोल्जर, जो कि सोल्जर उसका नाम टॉम था, वो पूरी तरह ज़ख्मी हुआ पड़ा था, ब्रेव था, वो अपने आप को उसने सरवाइव किया जो उसको ज़ख्म लगे थे, और वो रॉक्स के ऊपर आके मतलब अपने आप को उसने बचाने की कोशिश की। हैज़ अ रफ येलो बियर्ड, उसकी येलो गोल्डन से कलर की बियर्ड थी। हैज़ लॉन्ग येलो हेयर्स, और उसके गोल्डन कलर के हेयर्स थे। तो एक है अब जर्नल टाकीमा, जो रुथलेस बीट्स हिज वाइफ, अपनी वाइफ को मारता था, बहुत ही ज़्यादा घमंडी आदमी था। नॉट प्रॉमिसिंग, वो कभी अपने वादों पे खरा नहीं उतरता था। सेल्फ सेंटर्ड, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, मतलबी था। सेल्फिश, वो पूरी तरह अपने बारे में, अपने फ़ायदे के लिए सोचता था। अनफेथफुल टूवर्ड्स हिज नेशन, और वो अपने नेशन के प्रति भी अनफेथफुल था, मतलब वो अपने एक पेट्रियट नहीं था सच्चा, वो मतलब अपने जो नेशन है उसके खिलाफ ही था। वो हमेशा अपने बारे में सोचता था। एक जर्नल होने के बावजूद उसने कभी भी अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचा। अब बात करते हैं डॉक्टर सडाउ के सर्वेंट्स के बारे में। कंसिडर्ड द प्रिजनर्स ऑफ वार एज देयर एनिमी, उन्होंने जो टॉम सोल्जर था वो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर कंसिडर करते थे। वो चाहते थे कि इसको पुलिस के हवाले किया जाए। प्रोटेस्ट अगेन हिज प्रेजेंस इन द हाउस, वो अपने जो डॉक्टर सडाउ के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये जो हमारा एनिमी है और इसको हमारे घर में, आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए। पेट्रियाटिक और नेशनलिस्टिक थे वो, अपने देशभक्त थे सच्चे। डिसअप्रूव ऑफ देयर मास्टर्स काइंडनेस टूवर्ड्स हिम, और वो जो उनका मास्टर थे डॉक्टर सडाउ, वो काइंडनेस दिखा रहे थे उसके प्रति, तो वो उसके भी खिलाफ थे। बहुत लॉयल थे डॉक्टर के प्रति। रिटर्न टू देयर सर्विसेज और ड्यूटी आफ्टर प्रिजनर्स लीव द हाउस, जब तक प्रिजनर उस घर में था, वो टॉम जो सोल्जर था, तब तक वो उस घर में अपनी ड्यूटी पर नहीं आया, और जब भी जैसे ही वो चला गया तो उन्होंने अपनी ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन कर ली। अब बात करते हैं स्टोरी के बारे में। ओवरव्यू, जो स्टोरी है बेसिकली डिवाइड की है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है द सडन अपीयरेंस ऑफ द प्रिजनर ऑफ द वॉर, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिगनिंग। बिगनिंग में क्या था कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो टॉम है सोल्जर, वो बड़ा ही ज़ख्मी है और वो अचानक मतलब सीन में अपीयर होता है। सेकंड, डॉक्टर सडाओ एंड हिज वाइफ अनाज, कंसेंट कांस्टेंट टसल एंड हेजिटेशन अबाउट ट्रीटिंग द वाइट मैन एंड हिज एक्चुअल ट्रीटमेंट। मिडल पार्ट था, उसमें जो डॉक्टर सडाओ और उसकी वाइफ है वो एक असमंजस में फंसे हुए हैं कि वो क्या उसका ट्रीटमेंट करें और नहीं। और थर्ड पार्ट था द स्केप ऑफ द प्रिजनर ऑफ वॉर, जो कि एंड है कि कैसे डॉक्टर सडाओ उसको उसका ट्रीटमेंट करके उसके एस्केप के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। तो दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम डॉक्टर सडाओ के बारे में बात करते हैं। उनका जो चाइल्डहुड था वो उन्होंने हमेशा जैसे आम बच्चों की तरह वो पाइन के ट्रीज़ पर मतलब दे क्लाइम्ड अप वास्ट आइलैंड देखते थे। उन्होंने कोस्ट जो कि सी शोर था वहाँ पर खेला करते थे। स्टोन हाउसेस बनाया करते थे जो कि वहाँ सी शोर के ऊपर रॉक्स होती थी, और वो बड़ा ही मतलब नैरो बीच था, उसके ऊपर जो स्टोन्स होते हैं उससे घर बनाया करते थे। और जो उनकी एजुकेशन थी एट द एज ऑफ 22 ईयर्स, वो उन्हें अमेरिका उनके फादर ने भेज दिया था पढ़ाई करने के लिए, और 8 साल के बाद वो वापस आए थे एक सर्जन और एक साइंटिस्ट बन के। मतलब जो उनका बचपन था वो नॉर्मल बच्चों जैसा था, पर उनके फादर कभी भी एज अ नॉर्मल फादर उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुए। डॉक्टर सडाओ met Hannah in America, waited for his father's consent to marry her। अब जो डॉक्टर सडाओ हैना को मिले थे अमेरिका में, बट वो जब तक वेट उन्होंने की जब तक कि वो श्योर नहीं हो गए कि वो एक जापानीज़ है, और फिर उन्होंने उसके बाद डिसाइड किया कि वो उससे मैरिज करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसके फादर थे वो कभी भी अप्रूव नहीं करते अदर ट्रेडिशन की या अदर कास्ट की लड़की से शादी करने के लिए या अदर कंट्री की। तो उन्होंने पहले क्लियर किया कि जो हैना है वो उनको पसंद तो थी, पर उन्होंने पहले ये कंफर्म किया कि वो एक जापानीज़ है, और फिर उन्होंने अपने उससे मीटिंग फ़िक्स की जब उन्हें पता लगा। और सडाओ जो थे वो प्रोफेसर हार्लेस के हाउस में रहा करते थे एंड हैड
almost not gone to the professor house that night whether he met Hannah a new student. और फिर कहते वो उस दिन नए स्टूडेंट से पहली बार मिले जो कि हना थी. आफ्टर सडाओ एंड हना हैड फिनिश देयर स्टडीज़, जैसे उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की तो वो अपने घर होम जापान वापस आ गए और उन्होंने अपने फादर से बात की और उनके जापानीज़ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनकी मैरिज हुई और उनके फादर की परमिशन के साथ मैरिज हुई और वो एक हैप्पी कपल जो है वो साबित हुए. लाइक आपने देखा कि जो डॉक्टर सडाओ एक इतने बड़े डॉक्टर थे, सर्जन थे, साइंटिस्ट थे, फिर भी उन्हें अपने फादर के बारे में पता था कि वो एक रियल पैट्रियट हैं और उन्हें अपने ट्रेडिशन और अपनी जापानीज़ वैल्यू से बहुत प्यार है और वो ये चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वो एक जापानीज़ लड़की से ही शादी करे. तो इसलिए जब उन्हें है ना फर्स्ट टाइम जो उन्होंने देखा था उसे और उन्हें वो बहुत पसंद आई, बट उन्होंने पहले ये क्लियर किया कि वो एक जापानीज़ है कि नहीं. जब उन्हें कन्फर्म हुआ तभी उन्होंने हैना से मिलना शुरू किया और उन्होंने अपने फादर से हैना को मिलवा के अपनी शादी के लिए परमिशन ली और फाइनली दे पीपल गॉट मैरिड. अब क्या था, एक नाइट डॉक्टर सडाओ और हैना इंजॉय कर रहे थे सी व्यू को, मतलब वो बाहर बरांडे में अपने घर के बैठे हुए थे और वो सी व्यू को देख रहे थे तो उन्हें अचानक लगे क्योंकि ब्लैक सी चीज़ है जो कि उनकी तरफ चली आ रही है और फिर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो इट वाज अ मैन. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स एंड देन द मिस्ट हिड हिम अगेन. मतलब एक परछाई सी घूम रही थी और वो थोड़ी कदम चला और फिर वो अगेन मतलब अंधेरे में गायब हो गया. व्हेन दे सॉ हिम अगेन ही वाज क्रॉलिंग. उन्होंने जब दोबारा उसे ध्यान से देखा तो वो क्रॉल कर रहा था, रेंग रहा था. सडाओ थॉट दैट ही वाज अ फिशरमैन वाश्ड अशोर फ्रॉम हिज बोट. उन्हें लगा कि शायद ये कोई मछुआरा है जो कि अपनी लाइक समुंदर में तूफान आया होगा और वो अपनी जो उसकी बोट थे उससे गिर गया होगा और शायद ज़ख्मी हो गया होगा. The surf beyond the beach was spiked with rocks. The man might be badly hurt. उन्हें लगा कि शायद जो वो वेव थी उसने उस मछुआरे को उठाकर रॉक के ऊपर पटका होगा और वो बुरी तरह ज़ख्मी हो गया होगा. They found the man wounded. Hannah realized that it was a white man. The fellow was young and unconscious. और कहते हैं उन्होंने जब देखा कि जो वो बंदा है वो बहुत ही बुरी तरह ज़ख्मी हुआ पड़ा है तो अचानक जो हना थी डॉक्टर सडाओ की वाइफ, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये एक गोरा आदमी है, मतलब एक अंग्रेज़ है और बहुत ही ज़्यादा यंग है, मतलब छोटी सी उम्र का है और अनकॉन्शियस है, मतलब वो बेहोश हुआ पड़ा, उसे कोई भी होश नहीं है. द मैन वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली. सडाओ saw that a bullet wound had reopened. तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही बुरी तरह उसमें खून बह रहा है और उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो उनके ज़ख्म के अंदर एक बुलेट घुसी है, मतलब उसके शरीर में, और उसने ज़ख्म बना दिया है. उन्होंने मतलब उसको ज़ख्म को पैक किया सी मॉस से, जो कि वो रेत होती है, उससे. द मैन मोन्ड विद पेन. वो मतलब बुरी तरह दर्द से कराह रहा था. बट ही डिड नॉट अवेकन. पर वो इतना बुरी तरह ज़ख्मी था कि वो जाग नहीं पाया. सडाओ वॉन्टेड टू थ्रो द मैन बैक इन टू द सी एज ही हैड नाउ रियलाइज दैट ही वॉज एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर. कहते वो डॉक्टर चाह रहे थे कि वो उसको वापस सी में फेंक दे क्योंकि वो उनके दुश्मन सेना का जो सोल्जर था. और हना भी मतलब उसको वो भी अग्रीड थी. बट डॉक्टर सडाओ जानते थे कि उसे अब एक सहारे की ज़रूरत है, शेल्टर की ज़रूरत है. वो बेशक वो एक हमारा एनिमी आर्मी से बिलोंग करता है, पर वो है तो एक इंसान ही ना. तो एज अ डॉक्टर वो अब दो हिस्सों में मतलब असमंजस में फंस गए, दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, जो कि एज अ पेट्रियट मतलब एक देशभक्त होने के नाते उन्हें ये था कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते थे और वो चाहते थे कि ये जो इसको आर्मी को बुलाकर इसे पकड़वा दिया जाए. बट एज अ डॉक्टर वो ये चाहते थे कि दैट इज़ अ मॉरल ड्यूटी ऑफ हिम भी वो इसे बचाएं, है ना. अब वो दो हिस्सों में बढ़ गए. एक उनकी कॉन्शाइंस कह रही है कि वो नेशन के प्रति जो उनकी ड्यूटी है उसे निभाएं, और एज अ डॉक्टर वो ये मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो इसे बचाना चाहते थे, पर वो इसे कैसे बचाएं. अब हना और सडाओ फाइनली डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को अपने घर में ले जाएंगे और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट जो उसको ज़रूरी है वो देंगे और उसको सारी लाइक अर्जेंट मेडिकल अटेंशन देंगे. मतलब उन्होंने एज अ डॉक्टर अपनी जो मॉरल ड्यूटी है उसको प्रेफरेंस दी और फिर वो उसे अपने हना और जो डॉक्टर सडाओ है उसे अपने घर में ले गए. अब जो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सर्वेंट्स को भी बताएंगे, मतलब डॉक्टर सडाओ और हना ने, दे वुड टेल देम दैट दे इंटेंडेड टू हैंड हिम ओवर द पुलिस
The man had been served for a long time and had a light as a foal. They carried him to Sadau's father's bedroom as his father was no longer alive. The old man had never allowed a foreign object in his room. उन्होंने डिसाइड किया कि इसको घर पे ले जाएंगे, सर्वेंट को बताएंगे और जब ये ठीक हो जाएगा तो हम इसको हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को। तो मतलब उन्होंने अपने सर्वेंट्स को बताना ज़रूरी इसलिए समझा क्योंकि जो वो लोग थे, सर्वेंट्स थे, वो बहुत लंबे टाइम से उस घर में काम कर रहे थे, तो उनके मन में कोई भी मतलब पाप नहीं था उन फैमिली के लिए। तो वो डॉक्टर सडाओ के फादर के बेडरूम में उसको ले गए सोल्जर को, और कहते जो डॉक्टर सडाओ के फादर थे ना, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अपने कमरे में नहीं आने दिया था, और ये तो एक फॉरेन सोल्जर को वहाँ ले गए थे। द अमेरिकन वॉज वेरी डर्टी एंड नीड टू बी वॉश्ड। जो वो सोल्जर था वो बहुत ही गंदा हुआ पड़ा था, उसको नहलाने की ज़रूरत थी। हना ने यूमी को कहा, जो गवर्नेंस थी, माइट वॉश हर, भी उसे धो दे। तो शी वेंट टू फेच हर। व्हेन शी रिटर्न टू द किचन शी फाउंड द अदर टू सर्वेंट्स फाइटिंग एट वट सडाओ हैड टोल्ड दम। जब वो किचन में आई उसे बुलाने के लिए, तो उसने देखा कि वो दोनों लड़ी जा रहे हैं कि डॉक्टर सडाओ ने ये क्या किया, वो एक फॉरेन सोल्जर को अपने घर में क्यों ले आए। द सर्वेंट्स ट्राई टू कन्विंस सडाओ दैट ही मस्ट हैंड ओवर द एनिमी टू द पुलिस। उन्होंने अपने जो मास्टर डॉक्टर सडाओ को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये जो सोल्जर है इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। यूमी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो अमेरिकन को धोएगी, नहलाएगी, और फिर जब उसने रिफ्यूज़ कर दिया उसकी सर्वेंट ने, तो जो हैना थी उसने खुद जो सोल्जर के हाथ पैर धुलाए, उसका फेस धुलाया, मतलब उसको अच्छी तरह से वॉश किया ताकि वो उसका ट्रीटमेंट उसके हस्बैंड वो है स्टार्ट कर सके। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर सडाओ और उसकी वाइफ जो हैं बहुत ही जनरस और बहुत ही अच्छे लोग हैं। सर्वेंट्स के इतना मना करने के बावजूद भी उन्होंने उस सोल्जर के सारे काम खुद करने पसंद किए। अब सडाओ ने जो डॉक्टर थे उन्होंने ऑपरेट करने की तैयारी की। ही वॉज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क। वो खूब पूरी तरह अपने जो काम था उसमें खूब गए। ही टोल्ड हना दैट शी वुड नीड टू गिव एनेस्थेटिक टू द मैन। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि वो इसको एक बेहोशी की दवाई दें आदमी को। हैना प्रॉब्ली हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। उसने पहले कभी भी शायद ऑपरेशन नहीं देखा था, और उसने वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी ब्लड देख के बहुत ज़्यादा। तो जो डॉक्टर सडाओ थे वो बहुत ही इरीटेट हो गए थे और इम्पेशेंट हो गए थे अपने एनिमी के साथ, एज ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प हैना इन हिज डिस्ट्रेस। भी वो परेशान थी है ना, तो वो उसकी हेल्प नहीं कर पाए। द मैन ग्रोन्ड विद पेन। और वो जो आदमी था वो पूरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। इंटरेस्टिंगली इनफ हैना वॉज एबल टू असिस्ट। भी मतलब वो अपने हैना ने अपने हस्बैंड को असिस्ट किया ऑपरेशन में। हैना ने नोटिस किया जो डीप रेड स्कार था एनिमी की गर्दन के ऊपर। शी वंडर्ड इफ़ द वार टॉर्चर स्टोरीज शी हैड हर्ड वर एक्चुअली ट्रू। और उसे वो ज़ख्म देख के बड़ी हैरानी हुई कि जो आज तक वो वॉर में टॉर्चर करने की स्टोरीज़ पढ़ती आई है वो एक्चुअल में सही है। उसने जनरल टाकीमा के बारे में उस बातें याद की, जो कि बड़ी ही रुथलेस, बड़ी घटिया इंसान दिखाए हैं। हु डिडंट इवन स्पेयर हिज वाइफ। जिसने अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ा। सडाओ मोहम्मद वाइल्ड ऑपरेटिंग। वो अपने मुंह में कुछ बोली जा रहा था जैसे उसकी आदत थी ऑपरेशन के टाइम में। वो अपने एनिमी को अपना फ्रेंड बोल रहा था। सडाओ फाइनली सक्सीड इन टेकिंग द बुलेट आउट। सडाओ फाइनली जो वो उसके अंदर बुलेट बड़ी हुई थी उसको निकालने में कामयाब हुआ। ही वॉज श्योर दैट द मैन वुड लिव इन स्पाइट ऑफ हिज सफरिंग्स। और वो अब इंश्योर था कि ये जो बंदा है अपनी सफरिंग के बावजूद भी अपनी ज़िंदगी जी पाएगा, मतलब वो अब खतरे से बाहर है, मतलब जो उनका ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ। अब जो पेशेंट था वो बेटर हो रहा था डे बाय डे, और जो सर्वेंट्स ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने मास्टर का घर छोड़ देंगे। हैना टुक गुड केयर ऑफ द मैन। शी सर्व्ड हिम एज ए सर्वेंट रिफ्यूज टू एंटर द रूम। हैना ने बड़ा ध्यान रखा उस सोल्जर का, उसने उसकी सेवा की, क्योंकि जो उसके सर्वेंट्स थे उन्होंने वो जिस रूम में टॉम रह रहा था तो उस कमरे में एंटर होने से मना कर दिया था। मैन बड़ा, वो जो आदमी था जो टॉम था वो बहुत ही सरप्राइज था कि जो हैना वो इंग्लिश में बात कर रही थी। हैना टोल्ड हिम दैट शी हैड लिव्ड इन अमेरिका फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर उसने टॉम को बताया कि मैं अमेरिका में बहुत लंबे टाइम तक रह के आई हूँ। द एनिमी रिवील्ड हिज नेम टू हैना। हिज नेम वाज टॉम। उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम टॉम है। सडाओ वाज स्टिल कन्फ्यूज्ड। अब वो अभी भी कन्फ्यूज थे डॉक्टर सडाओ कि क्या उन्हें इसे पुलिस को हैंड ओवर करना चाहिए कि नहीं। सर्वेंट ने रिसेंट किया, उनके सर्वेंट्स ने भी डिसीजन लेने के लिए कि उन्होंने जो अमेरिकन सोल्जर की हेल्प की है, मतलब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
Hannah told Sadao that the servants would not live in the house if the enemy was still present. उसने बताया डॉक्टर सडाओ को कि जो सर्वेंट्स है वो कहते हैं हम घर में नहीं रहेंगे, कि जब अगर ये जो टॉम है अभी भी घर में रहेगा। तो सर्वेंट सोच रहे थे द कपल लाइक द अमेरिकन। सडाओ ट्राइड, वो सर्वेंट्स जो अमेरिकन कपल्स उनके बारे में सोच रहे थे, और सडाओ ने ट्राई किया क्लैरिफाई करने के लिए कि अमेरिकन उनके दुश्मन हैं। दे कॉल्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, अपने एनिमीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उन्होंने बात की। हना सुन रही थी उनके बारे में, और जो सर्वेंट्स थे जिस दिन और एक दिन सर्वेंट्स ने डिसाइड किया कि हमें ये घर छोड़कर जाना है। जिस दिन 7th डे जो उनके सर्वेंट्स हैं वो घर छोड़कर चले गए, तो सेम डे एक ऑफिशियल यूनिफॉर्म में मैसेंजर डॉक्टर सडाओ के घर आया। हना को डर लग रहा था कि वो इतनी ज़्यादा डर चुकी थी कि वो बोल भी नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि क्या वो डॉक्टर सडाओ को अरेस्ट करने आए हैं। इनफैक्ट द मैसेंजर हैड कम टू इन्फॉर्म सडाओ दैट द जर्नल नीडेड हिम। तो वो ये इन्फॉर्म करने आया था कि जो जनरल टाकिमा है वो उनको डॉक्टर सडाओ की ज़रूरत है। लुकिंग एट हना इन अटर डिस्ट्रेस, सडाओ डिसाइडेड टू गेट रेड ऑफ द मैन। अब जब डॉक्टर सडाओ ने देखा ना कि हना इतनी डरी हुई है, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब ये जो टॉम है इससे छुटकारा पाया जाए। सडाओ टोल्ड द होल एपिसोड टू द जर्नल। उन्होंने जर्नल को सारा एपिसोड बताया। जर्नल न्यू दैट सडाओ वाज इंडिस्पेंसिबल टू हिम। ही नेवर ट्रस्टेड अदर जापानीज सर्जन। डॉक्टर सडाओ के बारे में मतलब जर्नल उस पर बहुत विश्वास करते थे, और अदर जो जापानीज सर्जन थे उन्हें उन पर कोई विश्वास नहीं था। जर्नल ने प्रॉमिस किया सडाओ को कि कुछ भी नहीं होगा उस सोल्जर के साथ, डॉक्टर सडाओ के साथ। तो उन्होंने उन्हें पूरा मतलब हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जर्नल ने प्लान किया कि कैसे अमेरिकन सोल्जर को पकड़ा जाए। उन्होंने सडाओ को कहा कि मतलब जो मेरे प्राइवेट जो जासूस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, और वो मतलब जो डेड बॉडी है उसको रिमूव कर देंगे। सडाओ थॉट दैट दिस प्लान वुड बी द बेस्ट फॉर हिज फैमिली। उसने सोचा कि एक बेस्ट प्लान होगा इससे छुटकारा पाने का। आफ्टर दैट मीटिंग सडाओ स्पेंड 3 रेस्टलेस नाइट्स वेटिंग फॉर द मतलब जो उनकी रेड थी उसका वो वेट करता रहा 3 रातों तक, बट दे डिडंट कम, वो कोई भी नहीं आया। फाइनली द टॉर्चर बिकेम टू मच टू बियर फॉर हिम। ही प्लान टू गेट रेड ऑफ द एनिमी हिमसेल्फ। उसने 3 दिन तक कोशिश की, मतलब जो जर्नल ने बोला था कि मैं भेजूंगा असैसिनेशन टीम और वो छापा मार के उसे पकड़ लेंगे, तो वो 3 रातों तक उसके वेट करता रहा पर कोई नहीं आया। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस जो सोल्जर है उससे छुटकारा पाऊंगा। तो उन्होंने खुद छुटकारा पाने के लिए डिसाइड किया। सडाओ हेल्प्स द एनिमी। उन्होंने एक एस्केप प्लान बनाया टॉम के लिए। ही ऑल्सो वांट हिम दैट ही नीड टू एस्केप एज द न्यूज़ ऑफ हिज प्रेजेंस वाज नॉट हिडन एनी मोर। उसने बोला कि तुम्हें बचना चाहिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ छुपे होने की जो न्यूज़ है वो अब हिडन नहीं रही है। ही अरेंज्ड अ बोट। उन्होंने एक बोट अरेंज की, खाना अरेंज किया, ड्रिंक पानी अरेंज किया, कपड़े अरेंज किए उस टॉम के लिए, एंड उन्होंने उसे कुछ फ्लैश लाइट्स भी दी। और उन्होंने टॉम को बोला कि ही शुड फ्लैश द लाइट 2 times इफ़ ही नीडेड समथिंग। अगर कहते तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो मुझे आप 2 बार लाइट फ्लैश करना, और तुम्हें जो भी चाहिए होगा मतलब मैं तुम्हें वो दे जाऊंगा जब सब कुछ नॉर्मल हो गया। ही मस्ट डू दिस ओनली व्हेन द सन ड्रॉप्ड अंडर द हॉरिजॉन। जब उसने कहा कि जब सूरज डूब जाएगा तभी तुम मतलब ये काम करना। ही फर्दर एडिड दैट टॉम कुड फाइंड मैनी फिश टू ईट बट ही शुड ईट दम रा लेस टू फायर बी सीन। वो कहते हुए तुम्हें खाने के लिए फ़िशेज़ मिल जाएंगी पर तुम्हें फ़िशेज़ कच्ची खानी पड़ेंगी क्योंकि तुम आग नहीं जला पाओगे। इवन हना भी नहीं जानती थी इस प्लान के बारे में, और सडाओ ने टॉम को बोला कि वो वेट करेगा, एक कोरियन शिप के लिए वेट करना पड़ेगा उसे। अब जो है सडाओ जर्नल के पास जाते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं कि जो अमेरिकन है वो भाग गया है वहाँ से। जर्नल जो है उन्होंने इन सडाओ को कहा कि वो इस प्रिजनर के बारे में भूल गया था क्योंकि वो ठीक नहीं था। ही टोल्ड सडाओ नॉट टू लीक आउट हिज इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी। उसने बोला कि तुम ये इन्फॉर्मेशन किसी को मत बताना। बैक एट होम सडाओ रिमेंबर्ड हिज डेज इन अमेरिका एंड द अमेरिकन्स ही मेट देयर। ही वंडर्ड वाई ही कुड नॉट किल टॉम हिज एनिमी। मतलब अब जनरल को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि वो बीमार था तो वो भूल ही गया प्रिजनर के बारे में, तो इसलिए उसने कोई कदम ही नहीं उठाया, कोई रेड नहीं डलवाई। अब सडाओ घर वापस आ गया और वो अब अपने पुराने अमेरिका के अपनी स्टडी वाले दिन याद कर रहा था, और वहाँ जो अमेरिकन उसके साथ बिहेव करते थे बुरा उसके बारे में याद कर रहा था। और फिर उसे हैरानी होती है कि क्यों
मैं मेरे साथ इतना बुरा बिहेव वो लोग करते थे, तो क्यों नहीं मैंने उस बिहेव के बदले में टॉम को मारा जो कि मेरा एनिमी था। बट अगेन ही वॉज़ अ ग्रेट मैन, और वो बहुत ही जेनरस मैन थे, उनकी वाइफ भी बड़ी जेनरस थी, इसलिए उन्होंने कोई भी बुरा बिहेवियर टॉम के साथ नहीं किया।